डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसी को हम लैग्रेंज इक्वेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो मैं फॉर्म लिखने जा रहा हूं। अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, क्या फॉर्म रहेगी इसकी? अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन of the form P del z over del x plus Q del z over del y equals to R. What about P, Q and R? लिख देता हूं, where P, Q and R these are functions of, किसके फंक्शन है ये? These are the functions of x, y, z इज कॉल्ड, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन को? P डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस Q डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल्स टू R, जहां P Q R ये कांस्टेंट नहीं है, दे आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। इसी को हम बोलते हैं लैग्रेंज इक्वेशन। लैग्रेंज इक्वेशन, और शॉर्ट में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं पीडी, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री अभी मैं यहां पर डिस्कस करूंगा कि इसको फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री क्यों कहा गया। तो पहले एक एग्जांपल लिख लेते हैं। वन एग्जांपल रिलेटेड टू दिस टॉपिक मींस पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो क्या एग्जांपल रहेगा? ऐसी एट रैंडम लिख देता हूं, वाई जेड डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस एक्स जेड डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल्स टू एक्स वाई। क्लियर है? तो यहां पर ये जो वैल्यू है मेरे पास, ये किसको डिनोट कर रही है? इट इज पी, इट इज क्यू एंड इट इज और इट इज आर। अब ये जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री मैंने कहा है, देखिए इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है यहां पर? z, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y। जिसका डेरिवेटिव हुआ है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जिसके रेस्पेक्ट में हुआ है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहां पर जो z का डेरिवेटिव है, डेल z ओवर डेल x, या फिर मैं कहूं डेल z ओवर डेल y, दोनों का ही ऑर्डर कितना है? 1। और अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री क्या है? डिग्री इज ऑल्सो 1। अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसी इक्वेशन लिखी कि जिसमें आपको लिखना पड़ जाए डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, तो तुरंत ऑर्डर हमारा 2 हो जाएगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2, और वो इक्वेशन इस कैटेगरी से बाहर हो जाएगी। या फिर मान लीजिए कहीं पर इक्वेशन में आपको दिख जाए डेल जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, तो यहां पर आपकी जो डिग्री है इस डेरिवेटिव की कितनी होगी? वो 2। तो तुरंत ये इक्वेशन इस कैटेगरी से बाहर हो जाएगी। यानी डेरिवेटिव के नाम पर आपके पास जो जेड का डेरिवेटिव है उसके नाम पर अगर कोई टर्म हो सकती है तो क्या हो सकती है? डेल जेड ओवर डेल एक्स एंड डेल जेड ओवर डेल वाई। ना तो मैं इनका ऑर्डर बढ़ा सकता हूं और ना ही मैं इनकी डिग्री बढ़ा सकता हूं, तो तभी हमारी कहलाएगी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। क्लियर है? अब इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी नोट करता हूं, वो भी लिखने जा रहा हूं मैं। जनरली हम करते क्या है, ये जो डेल जेड ओवर डेल एक्स है इसको हम डिनोट करते हैं पी से, स्मॉल पी। ध्यान देंगे द लैग्रेंज इक्वेशन, यही लैग्रेंज इक्वेशन जिसको मैंने कहा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, द लैग्रेंज इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय या कैन बी रिटन एज, इसका लिखने का एक दूसरा तरीका भी है, वो मैं लिख देता हूं, वही स्टैंडर्ड फॉर्म है और उसी तरह जनरली हम इसको लिखा करेंगे। तो ये फॉर्म है हमारे पास पी पी क्यू क्यू इक्वल्स टू कैपिटल आर। अब यहां पर जो पी है वो क्या हुआ, ध्यान देंगे, वेयर पी इज, पी मतलब स्मॉल पी, इट रिप्रेजेंट डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू x,
एंड क्यू रिप्रेजेंट डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और पी क्यू आर क्या है, दीज आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो ये कहानी मेरे पास रही। इसी को हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री और लैग्रेंज इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, और इसको अब हम सोल्व करना सीखेंगे, हाउ टू सोल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। लैग्रेंज इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या इसका वर्किंग रूल है वो मैं लिखने जा रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, क्या करेंगे आप, राइट गिवन लैग्रेंज इक्वेशन। सबसे पहले हम जो लैग्रेंज इक्वेशन हमें गिवन है उसको हम लिख देंगे। क्या होगी वो इक्वेशन, सॉरी, इट विल बी पी पी क्यू क्यू इक्वल्स टू आर, और you can say P del Z over del X plus Q del Z over del Y और इक्वल्स टू R। इसके बाद हम लिखेंगे राइट लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन। सेकंड स्टेप में हम लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने वाले हैं। वो क्या होंगी अलग से मैंने नहीं बताया, यहीं पर डायरेक्ट बता देता हूं। राइट लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस, इनको आप लिख देंगे। अब ये किस तरह लिखी जाएंगी, दीज आर dx अपॉन p dy अपॉन q। किस तरह आई है वो इसका प्रूफ मैं आपको यहां पर नहीं बताने जा रहा हूं, या मेरा एम क्वेश्चन सोल्व करने का है। dx अपॉन p dy अपॉन q और dz अपॉन r। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या है, इसको चलो नाम दे देता हूं इक्वेशन को 1 और इस रिलेशन को नाम दे देता हूं 2। क्लियर है, थर्ड रिलेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 या रिलेशन नंबर 2 आप क्या लिख देंगे, फ्रॉम 2 फाइंड 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, फाइंड 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ये दोनों सॉल्यूशन आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन किस तरह के सॉल्यूशन होंगे ये ध्यान देंगे। पहला u इक्वल टू सी वन, यू मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ये कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, कोई फंक्शन रहा होगा एक्स वाई जेड में c1 एंड v एक्स वाई जेड इक्वल टू c2। अब ये किस तरह फाइंड करेंगे इसके लिए अलग से मैं आपको रूल बताऊंगा। तो कुल मिलाकर आपको इनकी हेल्प से 2 रिलेशन फाइंड करने हैं। पहला फंक्शन इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1 एंड सेकंड फंक्शन इज इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, c1 एंड c2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये हमारे दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। क्लियर है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये रिलेशन किस तरह आएंगे, इसी के बारे में मैं अब डिस्कस करूंगा कि हाउ टू फाइंड दिस रिलेशंस। ठीक है, जैसे ये रिलेशन आपको मिल जाए, जनरल सॉल्यूशन और बता दो, उसके बाद रिलेशन पे आता हूं। द जनरल सॉल्यूशन और इंटीग्रल एक ही बात है। जनरल सॉल्यूशन और इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, कई तरीके हैं मेरे पास, जैसे फाई u कोमा v, एक नया फंक्शन लिख दो u और v का, और एक दूसरा तरीका है u इज फंक्शन ऑफ v, एक तीसरा तरीका भी है v इज फंक्शन ऑफ u। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मतलब ये डायरेक्ट मैं 2 रिलेशन मान लेता हूं, उसके बाद आपको लिख के दिखाता हूं। मान लीजिए किसी ऑक्सिलरी इक्वेशन को आपने स्टेप नंबर 1 लिखा, स्टेप नंबर 2 लिखा, और ये रिलेशन आपने फाइंड कर लिए। मान लीजिए रिलेशन आपके पास आ गए, मैं रैंडम लिख देता हूं 2 रिलेशंस, मतलब ये कहानी में लिख रहा हूं स्टेप नंबर 3 से, कि स्टेप नंबर 3 जैसा आपने किया, आपने कोई रिलेशन फाइंड किया, और मान लीजिए रिलेशन आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू c1। ये पहला, यानी u का मतलब हो गया, u मीन्स x प्लस वाई प्लस z। आपने एक और रिलेशन फाइंड किया, मान लीजिए आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू c2। अब जरूरी नहीं है कि तीनों हो सकता है इसमें कोई एब्सेंट हो जाए, वो भी चलेगा। इसके बाद जो इसका जनरल सॉल्यूशन आप लिखेंगे
जनरल सॉल्यूशन लिखने के जो तरीके आपके पास हैं वो 3 मेथड मेरे पास है। पहला आप लिख सकते हैं अ फंक्शन ऑफ u एंड v। अब u का मतलब क्या है? u का मतलब होगा x प्लस वाई प्लस जेड कोमा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ये पहला तरीका है। सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि u का मतलब दिस रिप्रेजेंट u, दिस रिप्रेजेंट v, यानी u इज फंक्शन ऑफ v, यानी आ जाएगा फंक्शन ऑफ v का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड। तीसरा रिलेशन क्या हो सकता है? तीसरा रिलेशन हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड इज फंक्शन ऑफ u, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई जेड। आप इसमें से कुछ भी लिखिए, सभी आंसर ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास प्रॉब्लम यह है हाउ टू फाइंड u एंड v, हाउ टू फाइंड u एंड v। तो इसके लिखने के कुल मिलाकर मेरे पास 3 मेथड्स हैं, 3 टाइप्स हैं। तो मैं आज के लेक्चर में टाइप नंबर 1 डिस्कस करूंगा। क्लियर है? तो मैं आता हूं टाइप नंबर 1 पर। तो स्टूडेंट जो टाइप नंबर 1 है उसमें क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास ये लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन है, जैसा कि मैं अभी बता के आ रहा हूं, मैं टाइप नंबर 1 की बात कर रहा हूं। तो वी हैव dx अपॉन p, dy अपॉन q, dz अपॉन r, जैसा कि आपको वर्किंग रूल में बताया गया था। फर्स्ट वी राइट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सेकंड स्टेप वी विल राइटिंग, क्या लिख रहे होंगे हम, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन। इन थर्ड स्टेप वी विल फाइंड u इक्वल्स टू c1 एंड v इक्वल्स टू c2। उसके बाद जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। तो कहानी है हाउ टू फाइंड u इक्वल्स टू c1 एंड v इक्वल्स टू c2, दीज आर 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। चलिए फाइंड करते हैं। तो इसका जो लिखने का तरीका होगा, सबसे पहला मेथड, मान लीजिए आप इसमें से कोई 2 फ्रैक्शन सेलेक्ट करते हैं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सेलेक्ट, सेलेक्ट 2 फ्रैक्शंस कहां से, फ्रॉम ऑक्सिलरी इक्वेशंस, फ्रॉम ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, चलिए इसको नंबर 1 कह देता हूं, ऑक्सिलरी इक्वेशंस। तो सेलेक्ट करना तो बड़ा आसान है, जैसे किसी ने सेलेक्ट कर लिया फ्रैक्शन नंबर 1 एंड 2, यानी फ्रैक्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, या आप सेलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट एंड थर्ड, यू कैन सेलेक्ट सेकंड एंड थर्ड। तो देयर आर 3 चॉइस। Initially we have 3 choice, we can select 2 fraction from auxiliary equation। तो फर्स्ट सेकंड भी हो सकता है, फर्स्ट एंड थर्ड भी हो सकता है, सेकंड एंड थर्ड भी हो सकता है। लेकिन मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं स्टेटमेंट को, इन सच अ वे, लेकिन वो तरीका क्या होगा, इन सच अ वे द फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इससे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, द फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सोल्व या कुड बी सोल्व, क्या की जा सके, वो कुड बी सोल्व इजीली, उसको मैं इजीली सोल्व कर पाऊं। क्लियर है? अब इजीली सोल्व करने का क्या मतलब है, मान लीजिए ये पहले मेथड आप समझ लीजिए, क्वेश्चन तो मैं बड़ी आसानी से कर पाऊंगा। हमने सेलेक्ट किया मान लीजिए फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर, तो ये बनेगी कहानी, क्या बनेगी मेरे पास, dx अपॉन p dy अपॉन q। भाई ये 3 मेंबर आपस में इक्वल हैं, तो मैंने फर्स्ट 2 मेंबर ले लिए। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो आप इसको इस तरह भी सोल्व लिख सकते हैं। बात क्लियर है? dy अपॉन dx या dx अपॉन dy भी बन सकती थी ये p अपॉन q। लेकिन ये इक्वेशन आप सोल्व कर सकते हैं अगर क्या हो, इसमें z एब्सेंट हो जाए। क्या हो जाए? z एब्सेंट। अगर यहाँ z एब्सेंट है तो वी हैव नो प्रॉब्लम टू सोल्व इट। ये कोई ना कोई टाइप बनेगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का और हम इसको सोल्व कर देंगे। इसी तरह dx अपॉन dy होगा, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, z एब्सेंट। तो इसका मतलब ये हुआ, इस बात का ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट 2 मेंबर लिए, तो इक्वेशन किसमें बनेगी, y और x में, तो z एब्सेंट होना चाहिए। यानी z एब्सेंट ना भी हो तो इस तरह हो कि वो कैंसिल हो जाए, जो मैं कॉम्बिनेशन लूं उसमें से z गायब हो जाना चाहिए। अगर मैं सेकंड और थर्ड मेंबर लूं तब क्या सिचुएशन होनी चाहिए, ऑब्वियसली इक्वेशन y और z में बनेगी, तो यहां परेशान करने वाली टर्म कौन सी है, x, तो x गायब हो जाना चाहिए, या तो x हो ही ना, अगर हो तो वो आपस में कैंसिल वगैरह हो जाए। अगर मैं यहां पर कौन सा मेंबर ले लूं, फर्स्ट एंड थर्ड, तो इक्वेशन x और z में बनेगी, तो इस सिचुएशन में y आपका एब्सेंट होना चाहिए। तो इस लाइन का मतलब ही है सेलेक्ट 2 फ्रैक्शंस
फ्रॉम ऑक्सिलरी इक्वेशन इन सच अ वे द फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी इक्वेशन आपकी बनी क्या होनी चाहिए, कुड बी सोल्व इजीली। कुड बी सोल्व इजीली का मतलब ये है कि अगर मैं एक्स और वाई में ले रहा हूं तो जेड हमारा एब्सेंट होना चाहिए, और जब आप इसको सोल्व कर देंगे तो कुछ सॉल्यूशन इसका आएगा। ध्यान देंगे, जब हम इसको सोल्व कर देंगे तो कोई ना कोई सॉल्यूशन तो इसका एग्जिस्ट होगा। जो सॉल्यूशन मेरे पास एग्जिस्ट होगा उसको मैंने नाम दे दिया u। मैंने कह दिया लेट u इक्वल्स टू C1 बी द फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। जो पहला इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है हमारा वो है u इक्वल्स टू C1। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करने सिखाएंगे अभी आपको। तो ये इससे रिजल्ट मिला। तो अभी आपके पास और भी चॉइस बची हुई है, आपने इसमें से कोई एक चॉइस ली होगी, जैसे फर्स्ट सेकंड लिया होगा, सेकंड थर्ड लिया होगा, या फर्स्ट एंड थर्ड लिया होगा। अब यही काम मैं एक बार और करूंगा। कौन सा काम? सेलेक्ट करने वाला। अगेन सेलेक्ट, अगेन सेलेक्ट, सॉरी अनदर टू फ्रैक्शंस। अब इन जो आप दोबारा में फ्रैक्शन सेलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली एक फ्रैक्शन तो उसमें से वही होगा, तो आप ये कह सकते हैं अनदर पेयर ऑफ फ्रैक्शंस। सेलेक्ट अनदर टू फ्रैक्शन इन सच अ वे, सेम वे। तो जो पहले पुराना तरीका था वही अप्लाई कर देंगे। एंड फाइंड, कौन सा सॉल्यूशन निकालेंगे? सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। अच्छा, यहां पर जो मैंने लिखा है अगेन सेलेक्ट अनदर टू फ्रैक्शंस सेम वे, सेम वे का मतलब वही जो ऊपर आपने लिया था, एंड फाइंड सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। क्लियर है? एज अबाउ, जैसा आपने ऊपर किया उसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारे पास आ गया, लेट v इक्वल्स टू C2, ये हमारे पास क्या बना, b बी द सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, बी द सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। यहां इस बात पर आप ध्यान देंगे, ये इतना आसान काम भी नहीं है कि आपने कहा मेंबर सेलेक्ट कर लो और वो सोल्व हो गए। आगे आप देखेंगे मेंबर सेलेक्ट करेंगे लेकिन वो सोल्व नहीं होंगे। क्लियर है? तो यही वैरायटी आपके पास चलेगी। जब आप इजीली टू मेंबर सेलेक्ट करके सोल्व कर सकते हैं तो ये टाइप नंबर 1 है। अगर आप एक मेंबर सेलेक्ट कर पाओगे लेकिन एक पेयर सेलेक्ट कर पाओगे लेकिन दूसरा नहीं कर पाएंगे तो उसको देखकर आपका टाइप नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, तो वो कहानी मैं आगे बताऊंगा। तो फिलहाल इस टाइप के मैं कुछ क्वेश्चन यहां पर सोल्व करने जा रहा हूं जिसमें मैं इजीली टू मेंबर सेलेक्ट कर दोनों इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड कर सकता हूं। तो बात करेंगे हम क्वेश्चन की। स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर 3 प्रॉब्लम लिखी हुई है, 1 बाय 1 में इनको सोल्व करने जा रहा हूं। चलिए, तो पहले फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ 1। और अभी मैंने टाइप नंबर 1 बताया है। क्लियर है? तो इस लेक्चर में टाइप 1 नंबर 1 ही रखूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होंगे उसमें आपको फिर कुछ और मेथड भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। चलिए, तो गिवन डिफरेंस, जैसा कि वर्किंग रूल कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। लिख दीजिए, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज yzp माइनस xzq इक्वल्स टू xy। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखने में प्रॉब्लम है पी क्यू आर की, तो एक काम करता हूं, इसको कंपेयर कर देता हूं। कंपेयरिंग 1 विथ, किससे कंपेयर कर देंगे? कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ पी पी क्यू क्यू इक्वल्स टू आर। वी गेट, क्या रिलेशन मुझे मिलने वाला है? वी गेट P इक्वल्स टू YZ, Q इक्वल्स टू माइनस XZ एंड R इक्वल्स टू XY, R इक्वल्स टू XY। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, राइट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अपनी सुविधा के लिए मैंने इसको भी यहां पर लिख दिया है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या? राइट ऑक्सिलरी इक्वेशंस। लिख देता हूं, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, उनको भी लिखो 1 बाय 1। ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर
क्या होने वाली है, dx अपॉन p dy अपॉन q, और ये आ गया बच्चों dz अपॉन r। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं इसको, तो ये बना मेरे पास dx अपॉन, ध्यान देंगे yz, सेकंड बना मेरे पास dx अपॉन माइनस dy अपॉन माइनस xz, और ये लास्ट बनेगा मेरे पास dz अपॉन xy। क्लियर है? चलो इसको नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन को 2। क्या नाम दे दिया इसको? 2। और ये आ गया मेरे पास फर्स्ट फ्रैक्शन, ये आ गया मेरे पास सेकंड फ्रैक्शन, और ये आ गया मेरे पास थर्ड फ्रैक्शन। क्लियर है? अगर मैं इनको कंबाइन करूं तो आई विल हैव 3 इक्वेशंस। चलिए, अब जो वर्किंग रूल था टाइप नंबर 1 से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो वर्किंग रूल ये कहता था सेलेक्ट एनी 2 फ्रैक्शन आउट ऑफ 3, ठीक है, और इस तरह सेलेक्ट होने चाहिए कि दे कैन बी इंटीग्रेटेड और दे कैन बी सोल्व्ड इजीली। चलिए, मैंने ले लिया फर्स्ट और सेकंड मेंबर। इफ आई सेलेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर, तो जेड यहां पर कौन है, प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे ही मैं इनको सेलेक्ट करूंगा जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल, और जेड कैंसिल होगा तो इसका मतलब इक्वेशन किसमें बचेगी, एक्स और वाई में। जेड यहां पर रहेगा नहीं, मैं आसानी से इसको सोल्व कर सकता हूं। तो यही काम मैं करने जा रहा हूं। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर या फ्रैक्शन एक ही बात है, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर या फ्रैक्शंस। चलिए, तो क्या बना ये बना dx अपॉन yz, और ये बना मेरे पास dy अपॉन xz माइनस साइन के साथ, और z से z हो गया ये कैंसिल, तो ये मेरे पास बचा dx अपॉन y और dy अपॉन माइनस x। बड़े आसानी से वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो आप। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ध्यान देंगे, इनमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हो जाएंगे, या उसमें आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, या फिर एग्जैक्ट बन जाएगी। ज्यादातर क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत शायद ना पड़े, जो आपके सिलेबस के क्वेश्चन है। तो कितना होगा ये मेरे पास बना x dx और ये बना माइनस y dy। चलिए, दोनों तरफ का इंटीग्रल कर दो, वेरिएबल सेपरेट है। क्लियर है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यहां पर लग जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर dx के साथ x वाली टर्म है और dy के साथ y वाली टर्म है, इट मींस इट इज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और इसका रूल ये है कि दोनों साइड का आप इंटीग्रल कर दीजिए। तो क्या बनेगा ये x स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 और 1 कांस्टेंट। कांस्टेंट को मैं बाद में डिसाइड कर लूंगा, ठीक है। चलिए, 2 एलसीएम ले लो और इसको कैंसिल कर दो, तो कितना बना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉन्स्टेंट। तो इसको नया कॉन्स्टेंट ही रहने दो, 2 से क्या फर्क पड़ेगा, 2 इंटू कॉन्स्टेंट अगेन कॉन्स्टेंट, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अब इस कॉन्स्टेंट का नाम रख दो C1। तो ये मेरे पास आ गया फर्स्ट रिलेशन। क्या बना ये, इट इज फर्स्ट रिलेशन जो था मेरे पास u इक्वल टू C1, इसी को मैं बोलता था u इक्वल टू C1। तो वहां पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहां समझ जाइए, इट इज फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। u का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहला रिलेशन आपने इजीली फाइंड कर लिया। चलिए, एक और देखता हूं। इफ आई टेक सेकंड एंड थर्ड मेंबर, तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर x एलिमिनेट हो जाएगा, y और z में रह जाएगा। और अगर मैं लेता हूं यहां पर फर्स्ट और थर्ड मेंबर, तब भी क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा, क्योंकि परेशान करने वाला y है, जो कि y कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर मेरे पास चॉइस है, कोई भी एक रिलेशन आप यहां पर लिख सकते हैं। तो चलिए, मैं ले लेता हूं यहां पर फर्स्ट एंड थर्ड, आप सेकंड और थर्ड भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो रिलेशन मेरे पास बना, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन, फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शंस, क्या बनेगा ये बनेगा मेरे पास dx अपॉन yz, और ये आ गया मेरे पास dz अपॉन xy। देखिए, मैंने सेलेक्ट किया फर्स्ट एंड थर्ड। अब यहां पर प्रॉब्लम वाली जो टर्म है वो है मेरे पास y, क्योंकि इक्वेशन आपकी x या z में बनेगी। तो y को कर दिया मैंने कैंसिल और वेरिएबल हो गए सेपरेट। अब इसके बाद अगेन इट इज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और जैसे ही आप इंटीग्रल करोगे दोनों साइड का, तो रिजल्ट क्या बनेगा, मैं पूरा डिटेल में कर रहा हूं क्वेश्चन। ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई 2 और प्लस कॉन्स्टेंट।
ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, जो कि नया कांस्टेंट बन जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉन्स्टेंट मीन्स न्यू कॉन्स्टेंट। तो ये रिलेशन मेरे पास आया। कुल मिलाकर जो कहानी मेरे पास अब बनी, वो कहानी ये बनी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस न्यू कॉन्स्टेंट, जो इसको मैंने कॉन्स्टेंट ही लिख रखा है। मैं जनरली लास्ट में जाकर इसको नाम दूंगा C1 या C2, जो भी मुझे देना है। तो एक्स स्क्वायर जेड को लेफ्ट में ले आओ, तो जेड स्क्वायर और ये बना C2, वास्तव में यही हमारा V है, V इक्वल टू C2। यानी ये जो टर्म आपके पास है ये वाली, ये V का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर, और ये जो टर्म है ये किसका रोल प्ले कर रही है, ये U का रोल प्ले कर रही है। अब मैंने आपको इसका सोल्यूशन निकलने का तरीका बताया था, कोई एक तरीका लिख दे, द कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट भी बोलते हैं इसको। चलिए यहाँ पर मैं जनरल सोल्यूशन की बात करता हूं। द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, जो आपकी पहली फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये वाली, हालांकि अब मैंने यहां से इसको हटा दिया है, इज गिवन बाय, क्या लिखेंगे आप, अभी मैं तीनों तरीके से लिख देता हूं, मैंने 3 मेथड बताए थे लिखने के, बाद में कोई एक ही लिखा करूंगा। तो ये बन जाएगा अ फंक्शन फाई, इट इज फंक्शन ऑफ u एंड v, u का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड इट इज एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों यही हमारा क्या है, इसका जनरल सॉल्यूशन। बात क्लियर है? तो ये हमारे पास थी प्रॉब्लम नंबर 1। चलिए मैं आता हूं प्रॉब्लम नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जब हम सोल्व करेंगे तो वही पुराना मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इज वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स पी एक्स जेड क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये आ गया 1। थोड़ा इस क्वेश्चन को भी मैं डिटेल में कर देता हूं। पी क्यू आर की वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे, कंपेयरिंग 1 विद, किससे कंपेयर कर लेंगे आप इसको, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विद, किससे कंपेयर करेंगे, ये कंपेयर करेंगे हम पी पी क्यू क्यू इक्वल टू आर। वी गेट कैपिटल P कितना आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स, और Q मेरे पास आ जाएगा एक्स जेड, और R मेरे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर। क्लियर है? इसके बाद क्या लिखेंगे, सेकंड स्टेप, राइट लैग्रेंजे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो क्या बनेगी, लैग्रेंजे ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, ये क्या बनेगी, ये बनेंगे मेरे पास dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q और इक्वल टू dz अपॉन r। दिस इंप्लाइज dx अपॉन p मतलब y स्क्वायर z अपॉन x और dy अपॉन एक्स जेड, और ये आ गया dz अपॉन वाई स्क्वायर, और इस इक्वेशन को नाम दे दो आप 2, इसको नाम दे दीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन, और ये मेरे पास आ गई सेकंड इक्वेशन, और ये आ गई मेरे पास थर्ड इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन एंड थर्ड फ्रैक्शन। अब मैं इसको 1 बाय 1 सोल्व करता हूं, ठीक है। देखिए फर्स्ट 2 मेंबर लेने पर जेड परेशान करेगा, लेकिन कैंसिल हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए फर्स्ट टाइप चल रहा, तो मुझे आसानी से मेंबर मिल रहे हैं। जब मैं क्वेश्चन को कुछ और तरह से लिखूंगा, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैं यहां पर लेके चलूंगा, तो मेंबर मिलने आपको बंद हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में मैं पढ़ाऊंगा आपको टाइप 2 एंड टाइप 3। तो चलिए फिलहाल यहां मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, जैसी मैं मेंबर सेलेक्ट करता हूं आसानी से प्रॉब्लम सोल्व कर पा रहा हूं। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर, क्या रिलेशन बना, ये बना मेरे पास dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स इक्वल टू dy अपॉन, क्योंकि मैंने फर्स्ट और सेकंड मेंबर या फ्रैक्शन, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर मैं मेंबर लिख रहा हूं, कहीं पर मैं फ्रैक्शन लिख रहा हूं, तो जेड से जेड कैंसिल और एक्स को भी न्यूमरेटर में पहुंचा दो। तो ये रिलेशन आ गया मेरे पास कुछ इस तरह का, लेकिन कुल मिलाकर वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, एक्स को लेफ्ट में पहुंचा दो और वाई को राइट में पहुंचा दो। क्लियर है? वेरिएबल आर सेपरेटेड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और रिजल्ट विल बी एक्स क्यूब बाय 3 इक्वल टू वाई क्यूब बाय 3 प्लस 1 कॉन्स्टेंट, जिसको मैं नाम अभी नहीं दे रहा हूं, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब, ये वाई क्यूब। बच्चों में इसको इस तरह लिखा है,
3 इंटू कॉन्स्टेंट, तो समझ गए ना, ये फिर नया कॉन्स्टेंट बन गया होगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये आ गया एक नया कॉन्स्टेंट, सॉरी इसको लेफ्ट में लाएं तो माइनस हो गया, और ये आ गया मेरे पास एक न्यू कॉन्स्टेंट जिसको मैंने नाम दे दिया C1, और यही मेरे पास काम करेगा किसका, U का। ये किसका काम करने वाला है, U का। चलिए एक और रिलेशन फाइंड कर लेता हूं, इसको नाम दे, इनको भी नाम दे सकते हैं आप, 3 कह दिया मैंने। नेक्स्ट, इसके बाद सेलेक्ट कर लीजिए आप। अब अगर मान लीजिए आपने सेकंड और थर्ड मेंबर सेलेक्ट किया, तो यहां पर प्रॉब्लम करेगा एक्स, और एक्स रहेगा, कैंसिल हो ही नहीं रहा। लेकिन अगर मैं सेलेक्ट कर लूं फर्स्ट और थर्ड मेंबर, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वाई, लेकिन वाई कैंसिल हो जा रहा है, तो यहां पर चॉइस भी खत्म हो गई। पहले वाले क्वेश्चन में आपके पास चॉइस थी, सेकंड थर्ड भी ले सकते थे, क्लियर है। यहां पर अगर आप सेकंड थर्ड लेंगे तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इक्वेशन बनेगी वाई और जेड में, और एक्स आपको परेशान करता रहेगा, क्लियर है। तो सेकंड थर्ड वाला तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, लेकिन फर्स्ट और थर्ड वाला अभी भी ऑप्शन मेरे पास है, उसी को लेता हूं। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन और मेंबर, नो प्रॉब्लम। तो रिलेशन क्या बना, रिलेशन बना dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स, और राइट हैंड साइड में आ गया dz अपॉन वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ, मैं लेफ्ट में आ जाता हूं। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल करने के बाद और एक्स पहुंच गया न्यूमरेटर में, तो रिलेशन कुछ मेरे पास किस तरह का बना, ये रिलेशन बना x dx अपॉन जेड इन राइट हैंड साइड, dz अपॉन वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो रिलेशन मेरे पास बचा 1, क्या रहा यहां पर 1, बात समझ गए। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो x dx कितना आ गया, z dz, अगेन वेरिएबल आर सेपरेटेड, dx के साथ टर्म्स कंटेनिंग x है, और dz के साथ वो टर्म है जिनके पास सिर्फ z है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या रिलेशन बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, वही 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो रिलेशन आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस न्यू कॉन्स्टेंट, चलो उसका नाम भी मैंने रख दिया C2, नेक्स्ट टाइम मैं रख दूंगा, यहाँ पर कॉन्स्टेंट ही रहने देता हूं, और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। ये आ गया मेरे पास रिलेशन नंबर 2, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हुआ, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या बनेगा ये, हेंस जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या बनेगा ये जनरल सॉल्यूशन मेरे पास बना, इन दोनों को कंबाइन करके लिख दो, राइट में लिख देता हूं। तो इनका जो कॉम्बिनेशन मेरे पास बनकर तैयार हुआ, वो तैयार हुआ, पहले वाला रिलेशन क्या लिखा था मैंने, एक्स क्यूब था, ठीक है। तो फर्स्ट रिलेशन जो मेरे पास बना था वो था एक्स क्यूब फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जेड कैंसिल हो गया था, इसमें से जेड क्या हो गया था, कैंसिल। और ये सेकंड बना मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस जेड, और वो चेक कर लेना फर्स्ट वाला आप, इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, क्या बना ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये मेरे पास थी प्रॉब्लम नंबर 2। बच्चों अब मैं आता हूं इसकी लास्ट प्रॉब्लम पर, प्रॉब्लम नंबर 3। तो 3 और करने जा रहा हूं मैं, ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा टाइप नंबर 2। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल सबसे पहले क्या लिखना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहां पर चल रहा हूं, बिल्कुल वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यूब एक्स जेड माइनस 2y, ये 1 हो गई, क्लियर है। कंपेयरिंग 1 विद, किससे कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग 1 विद जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है पी पी क्यू क्यूब इक्वल टू आर, वी गेट, आपको रिजल्ट मिला P इक्वल टू मिला वाई स्क्वायर, और Q आपको मिला माइनस एक्स वाई, और ये R हमें मिला x इंटू जेड माइनस 2y, क्लियर है। इसके बाद क्या लिखेंगे, द लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, क्या बनेगी, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, ये रिलेशन मेरे पास बनने जा रहा है
बिल्कुल वर्किंग रूल, उससे मैं अलग हो ही नहीं रहा हूं। ये बनेगा dx अपॉन p, dy अपॉन q, और ये आ रहा बच्चों dz अपॉन r। और दिस इंप्लाइज, ये रिजल्ट मुझे मिला यहीं से मिल जाएगा ये मुझे, dx अपॉन वाई स्क्वायर, dy अपॉन माइनस एक्स वाई, और ये आ गया dz अपॉन एक्स जेड माइनस 2y। क्लियर है? ये रिलेशन बना और इसका नाम आ गया मेरे पास, 2 कह देता हूं इसको। ये बना मेरे पास फर्स्ट मेंबर, ये सेकंड मेंबर, और ये बना थर्ड मेंबर। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड मेंबर लूं तो कोई भी परेशान करने वाला नहीं है, जेड है ही नहीं। पहले तो था लेकिन कैंसिल हो गया था। तो ये लिया मैंने टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर्स और फ्रैक्शंस, what we will have dx upon y square, dy upon माइनस एक्स वाई, y से y कर दीजिए कैंसिल, भाई एक y तो कम से कम कैंसिल हो ही रहा है। तो कितना बना ये बना मेरे पास x dx, माइनस को मैंने राइट में रखा, और ये बना माइनस y dy। चेक कर लीजिए, y स्क्वायर इधर गया, y से y कैंसिल हो गया, x हो रहा लेफ्ट में। वेरिएबल आर सेपरेटेड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखिए ये फैसिलिटी आपको तभी तक प्रोवाइड है जब तक dx के साथ x है और dy के साथ y है। अगर मान लो यहां पर z होता तो मैं इसका इंटीग्रल कभी नहीं कर पाता। कभी ऐसा नहीं है कि z को कांस्टेंट मान लेंगे, वो पार्शियल में चलता है। क्लियर है? जब पार्शियल डेरिवेटिव मेरे पास होते हैं तो क्या कहानी बनी यहां पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये बना एक्स स्क्वायर बाई 2, ये बना माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 और प्लस कांस्टेंट, अगेन 2 का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस c1, इसको लेफ्ट में ले आइए, ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c1, और ये आ गया बच्चों हमारा फर्स्ट रिजल्ट। ठीक है, जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट थी, यानी u इक्वल टू c1। चलिए नाम दे देता हूं इसको 3। क्या नाम दिया मैंने इसको? 3। नेक्स्ट, फिर 2 मेंबर सेलेक्ट करो। अगर मैं यहां पर फर्स्ट और थर्ड मेंबर सेलेक्ट कर लूं तो प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा? y। और देखो y को मैं कैंसिल भी नहीं कर पाऊंगा, y को मैं कैंसिल नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है? लेकिन अगर मैं देखो एक चॉइस खत्म होगी, फर्स्ट एंड थर्ड कैन नॉट बी सिलेक्टेड, बिकॉज प्रॉब्लम वाली टर्म क्या है मेरे पास? प्रॉब्लम वाली टर्म रहेगी y। y क्यों रहेगी? क्योंकि इक्वेशन बनेगी dx और dz में, तो y का यहां पर कोई काम नहीं है। लेकिन अगर मैं सेकंड और थर्ड मेंबर लूं तो प्रॉब्लम करेगा x, क्योंकि इक्वेशन बनेगी y और z में, लेकिन x कैंसिल हो जाएगा, तो इनको ले सकते हैं। तो ले लीजिए, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड मेंबर, तो क्या बनेगा? ये बनेगा dy अपॉन माइनस एक्स वाई, और ये बना dz अपॉन एक्स जेड माइनस 2y। एक लाइन और बढ़ा देता हूं, x से x कर दिया मैंने कैंसिल, तो ये आ गया मेरे पास dy अपॉन माइनस वाई, और ये आ गया dz अपॉन जेड माइनस 2y। क्लियर है? चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई लेफ्ट में लिखता हूं। अब मैंने किया इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट क्या बनने वाला है वही मैं लिखने जा रहा हूं। ये रिजल्ट मेरे पास आया लेफ्ट में, z माइनस 2y dy इक्वल टू माइनस वाई डी जेड। अब देखिए जैसे मैं पहले कह रहा था, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड नहीं कर सकता, कारण यहां पर dy है, तो जितने भी मेंबर मेरे पास हैं सभी में y होना चाहिए, लेकिन z एक्स्ट्रा है, और यहां भी नहीं हो सकता क्योंकि y एक्स्ट्रा है। अब इनको मैं ऐसा भी नहीं कर सकता मैं z को dz के साथ पहुंचा दूं, मेरे पास कोई रूल मुझे समझ नहीं आ रहा, तो क्या करें फिर इसका? अब इसका एक मेथड निकालता हूं मैं, देखते हैं क्या हो सकता है। z माइनस डी वाई, कोई ना कोई इक्वेशन तो ये बनेगी 2y dy, और ये आ गया, इसको भी लेफ्ट में ले आओ, y dz इक्वल टू 0। क्लियर है? चलिए यहां पर जो कहानी है इनको मैं एक साथ लिखता हूं, z dy प्लस y dz माइनस 2y dy इक्वल टू 0। क्लियर है? अब ये जो दो टर्म है, ये वाली टर्म, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ z एंड y, और इसको ऐसे रहने दो आप, 2y dy इक्वल टू 0। ध्यान देंगे, अगर आप इस टर्म को सोल्व करोगे dz इंटू वाई, तो d का मतलब डिफरेंशिएशन, तो क्या बनेगा? पहला फंक्शन z और y का डिफरेंशियल dy, प्लस दूसरा फंक्शन y और z का डिफरेंशियल dz। इसका मतलब ये जो दो टर्म है z dy, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन।
क्लियर है? तो दीज टू टर्म रिप्रेजेंट डिफरेंशिएशन ऑफ जेड एंड वाई, जेड इंटू वाई का डिफरेंशियल ये लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रल। तो इंटीग्रल यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डी वाई के साथ क्या लिखा हुआ है, वाई, तो ये तो ऑर्डिनरी तरीके से हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता है अगर आप डी यू का इंटीग्रल करेंगे तो यू आएगा। क्लियर है? तो यही रूल मैं यहां पर लगाता हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बच्चा आपने पढ़ी रखा होगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो कितना होगा, चलो इंटीग्रल का निशान भी लगा देता हूं इस बार। डी जेड वाई यानी डेरिवेटिव ऑफ यू, यू का मतलब यहां पर है जेड इंटू वाई, माइनस टू बाहर लिख लो वाई डी वाई, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, एक कांस्टेंट। चलिए डिफरेंशियल किया तो कितना आ गया, जेड वाई, और ये आ गया माइनस टू वाई स्क्वायर बाई टू, और कितना बनाइए कांस्टेंट। वाई जेड की जगह, सॉरी जेड वाई की जगह वाई जेड लिख दूं, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांस्टेंट को नाम दे दिया C2, और कांस्टेंट को मैंने नाम दिया C2। तो ये जो हमारे पास नेक्स्ट मेंबर आया, अब वी आर एबल टू राइट, क्या लिख सकते हैं, मैं इसका जनरल सॉल्यूशन में लिख सकता हूं। चलो मैं राइट में लिख दूं, ये तो आपने देख ही लिया होगा। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या बनेगा ये आपका बन जाएगा ध्यान देंगे, फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोमा वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 0। ये हमारा बना इसका जनरल सॉल्यूशन। इसमें कोई डाउट? तो मुझे लग रहा है ये मेथड आपको ठीक से समझ में आ ही गया होगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो इक्वेशन मेरे पास बनी थी इसको मैं और तरीके से भी सोल्व कर सकता था। चलिए इसके बारे में एक बार और बता देता हूं, हालांकि क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, राइट में बता देता हूं। यहां पर मैंने इसको एग्जैक्ट बना लिया था इन दोनों टर्म को। अगर मान लीजिए मैं एग्जैक्ट ना बनाता तो शायद तब भी मैं इसको सोल्व कर सकता था। एक बार ट्राई करता हूं। z माइनस 2y, देखो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी, इसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। क्लियर है? चलिए यहां से मैंने इक्वेशन बनाई dz ओवर dy, तो ये बना मेरे पास z माइनस 2y अपॉन वाई, लिख सकता हूं इस तरह, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो क्या रिलेशन बना ये मेरे पास, ये बना dz ओवर dy, ध्यान देंगे इट इज इक्वलेंट टू z अपॉन वाई, और ये कितना बना -2, भाई ये बनेगा ना z माइनस 2, इसको आपने क्या किया y से डिवाइड कर दिया और dy को राइट में ले गए, साथ में साइन रह गया मेरे पास किसका, माइनस का। ठीक है, लेकिन माइनस का साइन कहां लगाया मैंने, ये माइनस का साइन आप यहां पर लगा दीजिए। क्लियर है? dz अपॉन dy बनाया, तो ये आया मेरे पास माइनस और ये बन गया मेरे पास प्लस, ये हो गया परफेक्टली फाइन। ये बना मेरे पास लेफ्ट में ले आया 1 अपॉन वाई z, और ये बना 2। ध्यान देंगे क्या है, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z। क्लियर है? आपने इस टाइप की इक्वेशन पढ़ी होंगी, dz ओवर dy। अब यहां पर मैं यूज कर रहा हूं p एंड q, ध्यान देंगे p और q वो वाले नहीं है जो आपने 12th में पढ़ा होगा, उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, z, इंडिपेंडेंट कौन है, y। तो आपने इक्वेशन पढ़ी थी इस फॉर्म में, आपने पढ़ा था dy ओवर dx प्लस py इक्वल टू q, इस तरह पढ़ा था आपने। क्लियर है? तो यहां पर y का रोल कौन प्ले कर रहा है, z, और x का कौन प्ले कर रहा है, y, और p, तो y की जगह क्या आएगा यहां पर, ऑब्वियसली z ही आएगा क्योंकि z डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये आ गया q। तो इसका मतलब यहां पर आप पहले फाइंड करते इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसके बाद क्या लिख देते आप, इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट लिखना मुझे आसान लगता है। तो मैं ज्यादातर कोशिश क्या करूंगा कि मैं ये पहचान लूं दीज 2 टर्म और 3 टर्म रिप्रेजेंट डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, ये किसका डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो किसको डिफरेंशिएशन में लिखना है वो यहां से आप पहचान लिया करेंगे। क्लियर है? मुझे लग रहा है इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। अभी धीरे धीरे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो आपको और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ाते जाएंगे, तो अगर आप फार्मूले भूल भी गए तो आपको 100% वो याद आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।